Hello friends, this video has been made with the aim of providing assistance in the running of the school. In case of any kind of confusion, only the departmental orders instructions should be considered correct. We advise you to update yourself from time to time with the latest guidelines of department. We express our heartfelt gratitude for the support received by Mr. Rajendra Kumar Sharma Dosa and Mr. Anilji Aroda from Alba for making this video. The purpose of producing this video is not to hurt anyone's feelings. नमस्कार साथियों, स्कूल संचालन में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन की स्थिति में विभागीय आदेशों निर्देशों को ही सही माना जाए। हमारी आपको सलाह है कि समय समय पर अपने आप को नवीनतम दिशा निर्देशों से अपडेट करते रहें। इस वीडियो को बनाने में हमें श्री राजेंद्र कुमार शर्मा दोसा और श्री अनिल जी अरोड़ा अलवर का जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस वीडियो निर्माण का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट एडवाइजर, इस सीरीज में हम आपको स्कूल संचालन से संबंधित सामान्य जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं और इससे पहले 2 वीडियो हम आपको इसमें दे चुके हैं। अब ये 3rd वीडियो है इस सीरीज का, तो सभी ध्यान से देखें। और इससे पहले के जो वीडियो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये पार्ट 3rd है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सकें और आप अपडेट रह सकें नए आने वाले वीडियो से। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। सभी जानकारी हम धीरे धीरे आपको दे रहे हैं। तो आज हम बताएंगे आपको रसीद बुक के बारे में। तो पहला जो बिंदु है इसका कि स्कूल में सभी प्रकार की फीस प्राप्ति हेतु एक ही तरह की रसीद बुक छपवानी चाहिए, जिसमें हेड छपे हों। अंत में एक खाली रखनी चाहिए जिसमें कोई भी अन्य शुल्क का विवरण जरूरी होने पर आप दे सकें। रसीद बुक किताब नुमा बड़ी छपवानी चाहिए, जिससे 1 से 100 क्रम की 4 या 6 रसीद बुक छपी हो, यानी एक में ही 400 या 600 रसीद आ जाए। इस तरह से आपको रसीद बुक छपवानी चाहिए। बड़ी रसीद बुक प्राय सुरक्षित रहती है और कम खोती है। ज़्यादा रसीदें कट सकती हैं और आपको संभालने में भी आसानी होती है। तो ऐसी रसीद बुक आप छपवाएं जिसमें कि एक ही पेज पर 4 रसीद बुक आपकी छपी हुई हो। 4 या 6 आप उसमें छपवा सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रसीद बुक में प्रतिदिन की अंतिम रसीद में अलग अलग मद में प्राप्त शुल्कों के अलग अलग योग हों तथा फीस रजिस्टर में भी उसी तिथि में एंट्री करनी चाहिए, जिससे प्रतिदिन की आय कैश बुक में सही अंकित की जा सके। फीस रजिस्टर के अलावा एक रजिस्टर आप ऐसा बनाएं जिसमें प्रतिदिन रसीद बुक की सभी हेड्स की रसीद संख्या के नंबर सहित अलग अलग फीस दर्ज हो, जिससे कैश बुक में सुविधा रहे। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस कैश बुक में किसी भी प्रकार की शुल्क प्राप्ति के विवरण को दर्ज करने के लिए रसीद बुक संख्या और रसीद संख्या अवश्य लिखें। बहुत सारे मद ऐसे होते हैं जिनकी रसीद नहीं कटती है, तो उनके बैंक चेक, चालान, बैंक खाता संख्या या उस मद का स्पष्ट विवरण आप लिख सकते हैं, जैसे रिसिप्ट फ्रॉम आरपीएससी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो जो भी आपका उस मद में हेड बनता है वो आप बना करके उसको लिख सकते हैं। कैश बुक में आप रसीद संख्या और अवश्य लिखें ना। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपकी कोई इनकम हो रही है तो उसको रिसिप्ट और पेमेंट दोनों में दर्शाएं। केवल भवन और फर्नीचर किराए को आय में दर्शाएं। प्रतियोगी बोर्ड परीक्षाओं के बिलों को सुरक्षित रखें, इन्हें कभी भी दोबारा मांगा जा सकता है। बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी रजिस्टर और बिलों की फाइल के लिए अलग अलग अलमारी या बक्सा आपको बनाना चाहिए। स्कूल में जो भी आपके व्हीकल लगे हुए हैं या फिर स्कूल में काम आने वाले कोई भी व्हीकल है, अगर आप उसको खरीद रहे हैं तो उसको हमेशा स्कूल के नाम से ही खरीदना चाहिए। कभी भी पर्सनल नाम से स्कूल के लिए व्हीकल नहीं खरीदना चाहिए। और जितने भी आपकी उसकी लोन की किस्त वगैरह है व्हीकल की, वो आपको चेक से ही पेमेंट करना चाहिए और उसका जो इंश्योरेंस है वो भी चेक से ही पेमेंट करना चाहिए स्कूल अकाउंट से।
यदि वाहन पर आपने लोन लिया हुआ है तो फाइनेंस बैंक से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट का हर साल 31 मार्च तक का स्टेटमेंट आपको ले लेना चाहिए, जिससे कैश बुक में ब्याज और इंटरेस्ट की अलग अलग एंट्री की जा सके। यदि विद्यालय के लिए आपको भूमि परचेज करनी है तो चलिए सचिव या मंत्री या संस्था के नाम से ही आपको उसको क्रय करना चाहिए। और यदि आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो समस्त खर्चे समिति संस्था के बैंक खाते के माध्यम से करने चाहिए। समिति के अधीन स्कूल ब्रांच स्कूल से चेक द्वारा समिति के खाते से रुपए ट्रांसफर करने चाहिए। यदि किसी से उधार लें तो चेक से लें तथा उधार देने वाले के आधार और पैन कार्ड की प्रति भी सुरक्षित रखनी चाहिए। यदि कंस्ट्रक्शन आप कॉन्ट्रैक्ट पर करा रहे हो, ठेके पर करा रहे हो, तो पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार से आधार नंबर, उसका पैन नंबर और उसकी फ़ोटो और उसके बिल बुक से आपको कोटेशन लेकर के ही ठेका देना चाहिए, जिसके लिए 2-3 से ज़्यादा ठेकेदारों से आप कोटेशन लें। और एग्रीमेंट हो जाने पर ठेकेदार को सभी भुगतान टीडीएस काटने के उपरांत चेक से ही करने चाहिए। यदि ठेके की बजाय खुले में काम आप करा रहे हैं तो श्रमिकों की मस्ट रोल व भुगतान का स्पष्ट विवरण रखें। श्रम विभाग को भवन निर्माण हेतु श्रमिक कर जमा कराना आवश्यक होता है। स्कूल में परीक्षा, टेस्ट, कॉपियाँ, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक रिकॉर्ड, प्रैक्टिकल का आदि 3 साल तक आपको सुरक्षित रखना चाहिए। ये 6th पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर आप रद्दी बेचना भी चाहें तो 2-3 दुकानदारों से टेंडर लें। बिना एग्रीमेंट, लिखावट और बिना बिल के आपको रद्दी नहीं बेचनी चाहिए। ऐसा रजिस्टर, परीक्षा फल रजिस्टर, छात्र और शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, फीस रजिस्टर आदि कभी नहीं बेचें। यदि खराब भी हो जाए तो उसकी नकल कर दूसरे बना लेने चाहिए और खराब को नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन रजिस्टर बेचे नहीं। सातवां और महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि एक ही बिल्डिंग में स्कूल प्लस आईटीआई प्लस कोचिंग प्लस कॉलेज आदि चल रहे हों तो कभी भी एक ही एडवर्टाइजमेंट में एक साथ उनका एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग पर सर्विस टैक्स लगता है और शिकायत होने पर आपका एडवर्टाइजमेंट ही आपके लिए पक्का एविडेंस बन जाता है और आपके स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स की समस्त फीस पर टैक्स लग सकता है। इसी प्रकार ऐसा करने पर कॉलेज पर तो स्कूल के और स्कूल पर कॉलेज के नियम लग सकते हैं और एसीबी कभी भी आपको दबोच सकती है, क्योंकि स्टाफ सभी संस्थाओं में वही होता है, जबकि कागजों में स्टाफ अलग अलग दर्शाया होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी संस्थाओं के विज्ञापन आपको अलग अलग देने चाहिए। स्कूल में चाहे ट्रेंड टीचर्स हों चाहे अनट्रेंड टीचर्स हों, उनके सभी के रिकॉर्ड्स मीन्स आधार नंबर, पैन नंबर, योग्यता के जितने भी दस्तावेज हैं वो और फोटो में उनका प्रार्थना पत्र और मोबाइल नंबर सुरक्षित रखने चाहिए। यह 8वां बिंदु है स्कूल संचालन संबंधी और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और लंबे समय से जो भी आपके पास काम कर रहे हैं टीचर्स, अगर आप उन्हें ग्रीष्मावकाश में कागजों में छुट्टी जरूर देनी चाहिए और नवीन सत्र में उनसे पुनः आवेदन लें, यानी 11 माह ही नियुक्ति दें। ईएसआई उन्हीं की कटेगी जो 21,000 रुपये से कम सैलरी ले रहे हैं। 21,000 से ज़्यादा वालों की ईएसआई नहीं कटती है। नवा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्कूल में जितने भी आप अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं टीचर्स के या कोई भी एम्प्लॉय का, तो उनका नियुक्ति का, वेतन का, छात्र फीस में बढ़ोतरी अगर आप कर रहे हैं तो उसके प्रस्ताव समिति संस्था के कार्रवाई रजिस्टर में उसका उल्लेख होना चाहिए। भूमि, वाहन, फर्नीचर क्रय अगर आप करते हैं, कोई भी फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं और या फिर कोई आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उनके प्रस्ताव भी आपको समिति में लेने चाहिए। 10वां और महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आज के वीडियो का ये अंतिम बिंदु है। इसके बाद भी ये वीडियो आपके जारी रहेंगे, तो सभी वीडियो को आपको ध्यान से देखें। तो आज ये जो 10वां बिंदु है इसकी, जिसमें समिति और संस्था, इसके जितने भी आपके पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, इनके सबके आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इनकी फ़ोटो प्रति
और फ़ोटोज़ हमेशा फ़ाइल में आपको रखनी चाहिए। आयकर विभाग स्क्रूटनी जाँच में कई बार माँग लेता है। निष्क्रिय सदस्यों के त्यागपत्र आपको ले लेने चाहिए और समिति संस्था के चुनाव सही समय पर करा लेने चाहिए। वैसे भी आजकल तो समिति का काम सारा ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में कराने के बाद सभी रिकॉर्ड्स फ़ाइल में मेंटेन करके रखें। तो आज जितने भी हमने इसमें पॉइंट्स पे चर्चा की, उनको आप एक बार दोबारा से देख लें और सभी पॉइंट्स पर गौर करें और उसी तरह से रिकॉर्ड्स का संधारण करें, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी स्कूल रन करने में। तो ये वीडियो आगे भी जारी रहेंगे, तो आप देखते रहें इन सभी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।